पिछले पार्ट में जहाँ कहानी छोड़ी थी वहाँ तो बस खेल शुरू हुआ था। लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, असली खेल तो अब बाहर आएगा। तीसरे हिस्से में वो राज खोलने वाले हैं जो अब तक अंधेरे में दबे थे। दिल थाम के बैठना, क्योंकि आज जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द डार्क फाइल्स में। चलो सीधा चलते हैं अब कहानी की तरफ। शुरू करते हैं पार्ट 3। अब आगे भैरवपुर के उन 25 परिवारों के मरे हुए लोगों की आवाज जग्गा के कानों में हजारों सुइयों की तरह चुभ रही थी। जग्गा के हाथ में वो काली कटी हुई जीभ अब किसी जिन्ना मछली की तरह फड़फड़ा रही थी। उससे निकलने वाला काला गाढ़ा लहू जग्गा की कलाइयों को जला रहा था। इन मुर्दों की आंखें जो कल तक जग्गा को बेटा और भाई कहती थी, सिर्फ सफेद और डरावनी थी। जग्गा ने उस राज को छू लिया जिसे दबाने के लिए हमने रूहें बेच दी। अब तू भी हमारे साथ इसी मिट्टी में सड़ेगा। बनवारी दुकानदार का मुर्दा जिस्म, जिसका आधा चेहरा सिर्फ हड्डी बचा था, जग्गा की तरफ झपटा। जग्गा ने पीछे हटते हुए अपनी टूटी हुई कुल्हाड़ी का बचा हुआ हिस्सा घुमाया। वो लोहे का टुकड़ा उन रूहों के आर पार निकल गया जैसे वो हवा हो। नाटे को चीरती हुई विशाल साये की हंसी शमशान के पीपल में गूंज रही थी। साया धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ रहा था और उसके हर कदम के साथ धरती कांप रही थी। भूतांत्रिक जो अब मलबे में दबा हुआ था आखिरी सांसें ले रहा था। उसने अपना खून से सना हाथ उठाया और इशारा किया, जग्गा, इन मुर्दों से मत लड़, ये सिर्फ उस खबीस की कठपुतलियां हैं। जीभ को लेकर उस सूखे हुए कुएं की तरफ भाग, जहां उस औरत की रूह आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। जग्गा ने अपनी आंखों से उतरा हुआ खून पोंछा और उन 25 परिवारों के घरों को गिरते हुए शमशान की काली पगडंडी की तरफ अपनी जान की बाजी लगाकर भागना शुरू किया। पीछे से मुर्दों के कदमों की थप थप और उनकी सड़ी हुई सांसों की गंध जग्गा का पीछा कर रही थी। इंसान की वो पगडंडी अब किसी भूलभुलैया की तरह लग रही थी। जग्गा जितना तेज भागता रास्ता उतना ही लंबा हो जाता। हवा में अब सिर्फ सन्नाटा नहीं था, बल्कि उन 25 परिवारों की चीखें थी जो जग्गा को उनके पुराने पाप की याद दिला रही थी। जग्गा, मुझे लगता है कि तुम मासूम है। याद कर 50 साल पहले जब प्रधान के बाप ने उस औरत को काटा था, तो तेरे दादा राम खिलावन ने अपनी आंखें फेर ली थी। भैरवपुर का हर घर खून का गुनाहगार है। चुड़ैल की ये आवाज अब जग्गा के अपने दिमाग के अंदर गूंज रही। अचानक जग्गा के सामने वही सूखा कुआं उभर आया। इस बार कुएं के चारों तरफ वही 25 परिवार घुटनों के बल बैठे थे और उनके गले से लाल साड़ी के फंदे से हुए थे। जग्गा जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा कुएं के अंदर से वही लाल साड़ी वाली औरत बाहर निकल रही थी। अब उसका चेहरा डरावना नहीं था, उसकी आंखें नम थी, वो अपनी कटी हुई जुबान मांग रही थी। जग्गा ने जैसे ही वो जीभ उस औरत की तरफ बढ़ाई, पीछे से प्रधान धर्मपाल की हवेली का वो साया एक भयंकर गर्जना के साथ वहां आ पहुंचा। मैंने अपना हाथ हवा में लहराया और आसमान में आग के गोले बरसने लगे। जग्गा, अगर तूने वो जीभ उसे दी तो भैरवपुर का नक्शा आज रात ही मिट जाएगा। धान की रूह चिल्लाई। जग्गा दो पाटों के बीच फंस रहा था। एक तरफ उस औरत का अधूरा इंसाफ और दूसरी तरफ अपने गांव का अस्तित्व। अभी कुएं की गहराई से जग्गा की मां पार्वती की आवाज आई, जग्गा, इसका साथ दे बेटा, चाहे हम राख क्यों ना हो जाएं। मां पार्वती की आवाज सुनते ही जग्गा का संयम खत्म हो गया। ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और काली कटी हुई जीभ को कुएं के अंदर फेंक दिया। जैसे ही वो जीभ कुएं के पानी से टकराई, एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा शमशान नीली रोशनी से नहा गया। 25 परिवारों के मुर्दे जो जग्गा को घेर रहे थे, पल के लिए ठहर गए और उनके शरीरों से धुआं निकलने लगा। वो खबीस चुड़ैल जो लाली के साए में थी, कुएं के ऊपर हवा में तैरने लगी। की चीखें ऐसी थी जैसे हजारों कांच के टुकड़े एक साथ जग्गा के सीने में धंस रहे हो। अचानक कुएं की जड़ें जो पीपल के पेड़ से जुड़ी हुई थी, जिसे ऊपर आई और विशाल साये को पकड़ लिया। नहीं, ये मेरा गांव है, ये मेरा सोना है। धान की रूह छटपटाने लगी। पीपल की जड़ें उसे पाताल की तरफ खींचने लगी।
जग्गा ने देखा कि शमशान की मिट्टी अब चमकने लगी है और वहां से वो सारा दबा हुआ सोना गहने बाहर निकलने लगे। उनके लालच में 50 साल पहले जो हत्या हुई थी, तो वो सोना अब चमक नहीं रहा था, पिघलकर काले मवाद में बदल रहा था। जग्गा ने अपनी आंखों से भैरवपुर का वो काला इतिहास मिटते देखा। भी अचानक से उसे महसूस हुआ कि लाली का शरीर जो अब हवा में था, बेजान होकर कुएं की मुंडेर पर गिर रहा है। जग्गा लाली की तरफ दौड़ा। रास्ते में उसे जब्बू तांत्रिक का वही अधजला शरीर खड़ा मिला। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। जब्बू ने जग्गा का हाथ पकड़ा और ऐसी बात कही जिसने जग्गा के पैरों तले जमीन खिसका दी। जग्गा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उस औरत ने इंसाफ नहीं, उसने सिर्फ जुबान वापस ली है कि वो अपना वो श्राप पूरा कर सके जिसे वो 50 साल से बोल नहीं पा रही थी। जब्बू की वो आवाज सुनते ही जग्गा की घिघी बन गई। श्राप? ऐसा श्राप? जग्गा ने मुड़कर देखा। वो औरत अब कुएं के ऊपर खड़ी थी। के मुंह में वो काली जीभ अब वापस लग चुकी थी। ये आवाज अब मधुर नहीं बल्कि ऐसी थी जैसे जमीन के अंदर से कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। भैरवपुर के लोगों, तुमने मेरी जुबान काटी थी कि मैं तुम्हारी हवस और लालच का राज न खोल सकूं। मैं बोलूंगी। आज अमावस्या की ये काली रात तक खत्म नहीं होगी जब तक इस गांव का हर इंसान जिसने उस रात अपनी खिड़की बंद की थी अपनी जान की आहुति नहीं दे देता। न कहती ही उस औरत ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और भैरवपुर के उन 25 परिवारों के घरों में अचानक आग लग गई। मक्खन, बनवारी, सुखिया और उनके परिवार के लोग अपनी जान बचाने के लिए गांव की गलियों में दौड़ने लगे और गलियां अब आग की नदी बन चुकी थी। जग्गा ने देखा कि उसकी माँ पार्वती हवेली के मलबे से बाहर निकल आई थी। उसके पीछे वही खबीस चुड़ैल का साया अभी भी लगा हुआ था। जग्गा लाली को कंधे से उठाकर अपनी माँ की तरफ भागना चाहता था। शमशान की मिट्टी ने उसके पैरों को जकड़ लिया। हाँ भागो यहाँ से, ये औरत सबको मार देगी, जग्गा चिल्लाया। पार्वती ने जग्गा की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने अपने गले से वो तावीज उतारा और उसने जग्गा को पहनाया था। उसने अपने गले से वो तावीज उतारा जो उसने जग्गा को पहनाया था और उसे जमीन पर पटक दिया। बीज के टूटते ही एक सफेद रोशनी की दीवार जग्गा और उस औरत के बीच खड़ी हो गई। जग्गा, लाली को लेकर भाग, ये मेरा गुनाह है, मुझे ही इसे चुकाना होगा, पार्वती ने कहा और उस औरत की तरफ बढ़ने लगी जैसे वो खुद बलि देने जा रही हो। अपनी माँ को उस आग और खौफ के बीच अकेला छोड़ना जग्गा के लिए मर जाने के बराबर था। पर लाली की सांसें उखड़ रही थी और उसका शरीर नीला पड़ रहा था। जग्गा ने आखिरी बार अपनी माँ को देखा और लाली को लेकर उन जलते हुए खेतों की तरफ भागने लगा। पीछे से भैरवपुर गांव के स्वाहा होने की आवाजें आ रही। 25 परिवार जो कभी गांव की शान थे, सिर्फ तीखों और राहों के ढेर में जलते जा रहे थे। जग्गा भागते भागते गांव की उस आखिरी सरहद पर पहुंचा जहां एक छोटा सा शिव मंदिर था। वहां पहुंचते ही जग्गा ने लाली को नीचे लिटाया। लाली ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जग्गा का हाथ पकड़ लिया। भैया, माँ कहाँ है? लाली की आवाज में बहुत कमजोरी थी। जग्गा के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी। तभी जग्गा ने पीछे मुड़कर गांव की तरफ देखा। पूरा भैरवपुर अब एक विशाल आग का गोला बन चुका था और उस आग के बीच वो खबीस पीपल धीरे धीरे राख हो रहा था। पर तभी जग्गा की नजर उस सूखे कुएं पर पड़ी। कुएं से काला धुआं निकलकर सीधे आसमान की तरफ जा रहा था और वो धुआं धीरे धीरे जग्गा की तरफ बढ़ने लगा। जग्गा ने महसूस किया कि उसके अपने शरीर पर अभी भी वैसे ही उल्टे पैरों के निशान उभर रहे थे जैसे उस चुड़ैल के थे। भी जग्गा को समझ आया कि वो श्राप सिर्फ गांव वालों के लिए नहीं था, उस खून के लिए था जो रात वहां मौजूद था। उस खून के लिए था जो उस रात वहां मौजूद था। जग्गा के अंदर उसी खानदान का खून दौड़ रहा था। अली ने जग्गा के हाथ को देखा और खौफ से चिल्लाई, भैया, ये नाखून काले हो रहे हैं। और तभी सन्नाटे को चीरती हुई उस औरत की हंसी जग्गा के गले से निकली।